हेलो दोस्तों। आज मैं ब्लैक होल के बारे में डिस्कशन करूंगा। हाँ, वही ब्लैक होल जहाँ पर समय रुक जाता है और आप अगर वहाँ चले गए तो आपकी एज आगे ही नहीं बढ़ेगी और आप कभी बूढ़ा नहीं होंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं और जितना हो सके इसको सिंपल रख करने की कोशिश करते हैं, ताकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो और समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। साइंटिफिक कम्युनिटी जो थी वो ये बताने में थोड़ा स्लो थी कि कोई स्टार अपने ही ग्रेविटेशन की वजह से कभी कोलैप्स कर जाएगी। ठीक है, तो साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1939 में एक पेपर पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि कोई स्टार कभी भी अपने ही ग्रेविटेशन की वजह से कोलैप्स नहीं करेगी, क्योंकि मैटर एक पर्टिकुलर और सर्टेन पॉइंट के लिए कोलैप्स कर सकती है, उसके बाद ये कंप्रेस नहीं हो सकता। चंद्रशेखर ने यह बताया कि व्हाइट ड्वार्फ की मैक्सिमम मास 1.4 टाइम्स ऑफ सोलर मास जितना होता है। तो उसके बाद सोवियत फिजिसिस्ट लेव ने यह बताया कि उसने एक सिमिलर कैलकुलेशन किया था। किसके लिए? कैलकुलेटेड सिमिलर वैल्यू उन्होंने निकाला था न्यूट्रॉन स्टार्स के लिए। ठीक है, धीरे धीरे सुनते जाए, लास्ट तक देखिए, मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग बातें करूँगा। तो न्यूट्रॉन स्टार के लिए उन्होंने सिमिलर कोई मास निकाला था जिसका जो पर्टिकुलर अमाउंट है 2.16 सोलर मास। सोलर मास का मतलब मैं इधर ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हमारे सूरज का जितना मास है, ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम के जो सूरज है उसका जितना मास है उसको मैं सोलर मास की तरह ले रहा हूँ। उससे सारी चीज़ें कंपेयर होती हैं। ठीक है, तो 2.16 टाइम्स मैक्सिमम मास होता है न्यूट्रॉन स्टार्स का। तो एक साइंटिस्ट, दूसरे साइंटिस्ट के दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि इससे ज़्यादा मास जो होते हैं उसका क्या होगा। इतने सारे स्टार्स हैं और ज़्यादा मास के जो स्टार्स होते हैं उसका क्या होगा। तो रॉबर्ट नाम के साइंटिस्ट ने ये बताया कि जब इसके पास कोई आउटवर्ड फोर्स ही नहीं होगा, जब फ्यूल ख़त्म ही हो जाएगा। फ्यूल क्या होता है? हाइड्रोजन से हीलियम बनता है इसके कोर में। तो क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है। ये जो सूरज हो गया, इसमें अंदर से आउटवर्ड प्रेशर क्रिएट करता है, थर्मल प्रेशर एक क्रिएट होता है। किसकी वजह से? हाइड्रोजन से हीलियम जो बनता है फ्यूजन की वजह से एक आउटर प्रेशर क्रिएट होता है। और ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो हमेशा इनवर्ड कोशिश करता है कि हमेशा ही स्टार कोलैप्स कर जाए, लेकिन कोलैप्स इसीलिए नहीं करता क्योंकि इसके अंदर से एक आउटर फोर्स भी रहता है। जब इसमें फ्यूल होता है, मतलब हाइड्रोजन होता है, धीरे धीरे फ्यूल ख़त्म भी हो जाता है। और बड़े स्टार्स में तो जल्द ही ख़त्म हो जाते हैं। जो बड़े स्टार्स होते हैं उसमें जल्द ख़त्म हो जाते हैं, उनका लाइफ स्पान बहुत कम होता है। छोटे स्टार्स की लाइफ स्पान ज़्यादा होता है और बड़े स्टार्स की लाइफ स्पान कम होता है। तो उसमें क्या होता है कि जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो जब ख़त्म हो जाते हैं फ्यूल, तो कोई आउटर प्रेशर रहता ही नहीं, तो उसकी वजह से क्या होता है? कोलैप्स कर जाता है। मतलब ये बात रॉबर्ट ने बताई 1939 में। वही 1939 में बताने के बाद, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, तो साइंटिस्ट का ध्यान इस चीज़ से हट गया। तो फिर इस पर ध्यान साइंटिस्ट का तब आने लगा जब 1963 में फास्ट क्वाजार को डिस्कवर किया गया था। फास्ट क्वाजार का नाम था 3C273। क्वाजार का मतलब क्या होता है? क्वाजार एक डिस्क शेप का कोई मैटर, डिस्क शेप का चीज़ होता है जहाँ पर मैटर कहाँ पर स्विल करते हैं, ब्लैक होल के चारों ओर स्विल करते हैं। ठीक है, इसको क्वाजार बोलते हैं। क्वाजार का एक फुल फॉर्म जो होता है क्वासी स्टेलर रेडियो सोर्सेस क्वाजार होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे। हाँ, मैंने अभी ये बताई इसके बारे में कि जो सोलर मास की 1.4 टाइम्स तक जो मास होती है किसकी? व्हाइट ड्वार्फ्स की। तो उससे क्या होता है, जब इतनी तक जिसकी मास होती है तो वो अंत में वो व्हाइट ड्वार्फ बन जाते हैं। व्हाइट ड्वार्फ बनने के बाद उनका जो अंत होता है वो पीसफुली हो जाता है। ठीक है, उससे जो ज़्यादा मास की स्टार्स होते हैं उसके बारे में अभी बात करते हैं। तो उससे जो ज़्यादा मास के स्टार्स होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब
ये कितना हाईएस्ट लिमिट कितना जिससे कम होना चाहिए, हाईएस्ट लिमिट उतना है कि हमारे सोलर मास से 10 गुना से कम, 10 टाइम्स ऑफ सोलर मास से कम जो स्टार्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं कि वो स्टार्स क्या करते हैं, ब्लास्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर ब्लास्ट करते हैं उस वक्त क्या होता है, वो प्रिवेंट भी कर लेता है कुछ चीज़ें। अगर प्रिवेंट नहीं होता है तो ब्लास्ट करते हैं, प्रिवेंट कर इसके रोटेशन से प्रिवेंट हो सकते हैं, या फिर किस चीज़ से प्रिवेंट हो सकते हैं, रोटेशन या मास की लॉस की वजह से ये प्रिवेंट हो सकते हैं। अगर नहीं हुए तो डेफिनेटली ब्लास्ट ही करते हैं। उसके बाद क्या होता है, कोर इनका जो होता है कोलैप्स करने लगता है। कोलैप्स करने के बाद देखिए, कोर कोलैप्स करने के बाद ये न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनका जो सरफेस लेयर्स होते हैं ये उड़ जाते हैं और ये न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनका कोर धीरे धीरे कोलैप्स करने लगता है और ये न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अब बात करते हैं इससे भी ज़्यादा मास के जो स्टार्स होते हैं वो क्या होते हैं, सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है उनमें। उसके बाद ये धीरे धीरे कोलैप्स करने लगते हैं। कोलैप्स होने के टाइम में अगर अधिकांश मास इसका निकल नहीं जाते हैं तो ये बहुत तेज़ी से इंक्रीजिंग स्पीड के साथ कोलैप्स करने लगता है। ठीक है, और इससे एक इंटेंस ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट होता है और प्रोड्यूस होने लगता है। ये चीज़ होने के बाद धीरे धीरे ठीक है क्या बनने लगता है, एक पर्टिकुलर रेडियस का एक पर्टिकुलर शेप बनने लगता है। ठीक है, उसको स्क्वायर शील्ड्स क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, उसका जो रेडियस बोलते हैं, ये जो रेडियस है यही इवेंट होराइजन है। इसका जो रेडियस देख रहे हैं मैंने बताया अभी, वही होगा इवेंट होराइजन, मतलब ब्लैक होल का जो आउटर एरिया, मतलब बाउंड्री समझ सकते हैं आप। लाइट अंदर जा सकता है, बाहर नहीं आ सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, हाँ, जब ये इसी रेडियस के पास पहुंच जाता है तो इसका एस्केप वेलोसिटी पता है कितना हो जाता है, लाइट की स्पीड, मतलब हमारे यार्ड से भी पर्टिकुलर एस्केप वेलोसिटी है। ठीक है, उसी तरह एस्केप वेलोसिटी मतलब जिस स्पीड से अगर हम चलते हैं तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से हम निकल सकते हैं, तो उसी तरह उसी ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फील्ड से निकलने के लिए जितनी वेलोसिटी लगेगी वो लाइट की स्पीड जितना, उतना वेलोसिटी, उतना स्पीड चाहिए होगी। तो फिर अगर इतनी ज़्यादा वेलोसिटी चाहिए तो मतलब समझ सकते हो आप, ये पर्टिकुलर एक पॉइंट में क्या होता है, कोलैप्स करके, इसको हम सिंगुलरिटी बोलते हैं। उस पॉइंट डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, मैंने इस जो रेडियस के बारे में बात किया उसका फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला आपने पढ़ा होगा, जो ग्रेविटी, ये छोटी मोटी चीज़ें अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको ये समझ में आ जाएगा। 2 मतलब ये जो रेडियस है उसका इक्वल टू कितना होता है, 2gm/c²। यहाँ पर g मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल G जो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और m होता है क्या, मास, और c होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट की वेलोसिटी जितना होता है। तो ठीक है, इसके बाद ये नहीं कि कोलैप्स करना रुक जाता है, नहीं, ये और तेज़ी से कोलैप्स करने लगता है। और इसका जो इवेंट हराइजन में क्रॉस करने वाली एक भी चीज़ 1 माइक्रो सेकेंड में कहाँ पर इसके सेंटर तक पहुंच जाता है। मतलब हम समझ सकते हो कितना ज़्यादा तेज़ी से कोलैप्स करने लगता है। ठीक है, मैं अब जिस रेडियस के बारे में बात कर रहा था, स्क्वायर रेडियस, ये अगर हमारे सूरज के बारे में बात करें तो हमारे सूरज का स्क्वायर रेडियस कितना होगा, इतना बड़ा सूरज, पता है कितना डेंसिटी होती है इनकी, मतलब कितना कंडेंस्ड होता है, इतना बड़ा सूरज, उसका रेडियस जो होता है स्क्वायर रेडियस, हमारा सूरज जितना बड़ा सूरज आप देख रहे हो उसका स्क्वायर रेडियस सिर्फ 2.67 किलोमीटर तक ही होगा, 2.67 किलोमीटर तक ही होगा। और इसका जो डेंसिटी होगा 10⁻16 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक होगा, मतलब पर सेंटीमीटर क्यूब देखेंगे अगर, इसमें 10⁻16 तक ग्राम तक रह जाएगा, बहुत ज़्यादा डेंसिटी होगी। अगर हम बात करें, ये तो हमारे सूरज के बारे में बात किया, अब हम देखें अगर कोई स्टार है जिसकी मास हमारे सूरज से 10 गुना ज़्यादा है, उसका कितना होगा ये रेडियस, स्क्वायर रेडियस, उसका होगा
27 किलोमीटर, स्क्वायर शील्ड रेडियस 27 किलोमीटर का होगा, और उसका जो होगा डेंसिटी 10⁻14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ये हमारे सूरज का जितना होगा उससे थोड़ा कम होगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि एक्सप्लोर करने के लिए कोई ब्लैक होल अंदर जाने के लिए, तो आप एक चीज़ याद रखिए, कोई भी इंसान अगर कोई भी चीज़ अगर जाता है किसके अंदर, ब्लैक होल के अंदर, एक छोटा सा अगर ब्लैक होल अगर बहुत छोटा है, तो ये इवेंट होराइजन मतलब ब्लैक होल की बाउंड्री तक पहुंचने से पहले ही उसको पास्ता के शेप में बना लेगा। मतलब पास्ता आपने देखी होगी, खाने की चीज़ जो है पास्ता, वही शेप में बना लेती है। मतलब इवेंट होराइजन तक भी नहीं पहुंच सकते कोई, अगर छोटा ब्लैक होल हो। अगर आप जाने की सोच रहे हैं, घूम के आने की, एक्सप्लोर करने की, तो आप एक चीज़ याद रखना, बहुत बड़े ब्लैक होल ही चूज़ करना। पहले श्योर हो जाना कि बहुत बड़े ब्लैक होल है, उसके बाद इसके अंदर जाना, ठीक है। आप एक्सप्लोर कर पाएंगे, तो आप इवेंट होराइजन तक पहुंच पाएंगे उसके, मतलब ब्लैक होल के अंदर भी आप जा पाएंगे, नहीं तो आप जा भी नहीं सकते। तो लास्ट में एक चीज़ और देखते हैं कि क्या ब्लैक होल में कोई रेडिएशन होती है या फिर कोई भी रेडिएशन नहीं होती। ब्लैक होल क्या पूरी तरह से ही ब्लैक होता है, उसमें से कोई भी रेडिएशन नहीं होती? ऐसी बात नहीं। ब्लैक होल से भी स्टीफन हॉकिंग ने एक चीज़ कैलकुलेशन की थी कि जैसे भी इसमें तो टेम्परेचर ही होगा, टेम्परेचर तो ज़रूर होगा इसमें, तो टेम्परेचर की वजह से एक जैसे कि नॉर्मल एक कोई गर्म चीज़ जैसे कि रेडिएशन करती है, उसी तरह ये भी रेडिएट करती होगी। ये कैलकुलेशन किया था स्टीफन हॉकिंग ने, तो उन्होंने ये चीज़ बताई थी। तो इस चीज़ का नाम है हॉकिंग रेडिएशन। तो ऐसा बोला जाता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के साथ, ठीक है। तो ठीक है, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।